हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन। आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ CSIR नेट एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल के जो सॉल्यूशंस हैं उनको। पिछले साल नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए थे CSIR नेट फिजिकल साइंस में, हम लोग आज उसके पार्ट ए को पूरा सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। CSIR नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल किस्म के होते हैं। वो क्वेश्चंस जनरली लेंदी नहीं होते हैं। मतलब आप उन क्वेश्चंस को बहुत कम स्पेस में बना सकते हैं, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास अच्छा कंसेप्ट हो। चाहे वो क्वेश्चन पार्ट ए से हो, चाहे पार्ट बी से, चाहे पार्ट सी से, तीनों ही पार्ट के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और मैं इसमें ये दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि CSIR नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें ऐसे होते हैं जो बिना पेन उठाए ही आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेंटली कर लेते हैं। और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको एक आध लाइन लिखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आप इस चीज़ को यहाँ समझने जा रहे हैं, इस चीज़ को देखने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है 2020 नवंबर का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं और ये कितने आसानी से और कितने कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अ कपल लिव्स इन अ हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स एंड नो वन एल्स। द कपल हैज़ 4 सन्स एंड ईच ऑफ द सन्स हैज़ एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स। हाउ मेनी पर्सन्स लिव इन दैट हाउस। एक घर में एक कपल रहता है और उनके 4 बेटे हैं और हर बेटे की 2 बहनें हैं। तो आपको ये बताना है कि उस घर में कुल कितने लोग रहते हैं। तो कपल का मतलब हुआ कि 2 लोग, उनके 4 बेटे हैं मतलब +4, और हर बेटे की 2 बहनें हैं, इसका मतलब कि बहनों की संख्या सिर्फ 2 है। तो कुल मिलाकर के 2 + 4 + 2 मतलब 8 लोग उस घर में रहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ बैंक पेज इंटरेस्ट टू इट्स डिपोजिटर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ अ डिपोजिट बिकम्स ₹54,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर and ₹64,800 at the end of 6th year. What is the principal invested in the deposit? एक बैंक अपने यहाँ जमा की गई राशि पर जो है वो ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो कोई एक ख़ास अमाउंट उसके यहाँ जमा किया गया, मान लीजिए कि अमाउंट P जमा किया गया है और 3 साल के अंत में ये अमाउंट जो है वो 54,000 रुपये हो जाता है और 6 साल के अंत में ये अमाउंट जो है वो 64,800 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया गया था वो कितना था। ठीक है, तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर ये हो जाता है पावर n। अब चूँकि ईयरली है यहाँ पर, ठीक है, सवाल में जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है उसके मुताबिक हम लोगों को एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये मिला कि 3 साल के अंत में, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 और यहाँ पर ये 3 हो गया। कितना रुपया ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 54,000। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको ये मिलता है और दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा कि ये 6 साल के अंत में ये जो अमाउंट है वो हो जाएगा कितना,
64,800। ठीक है, ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला। तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, बाय इक्वेशन 2 बाय 1। ये काम जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस r बाई 100 होल पावर 3। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 64800 डिवाइडेड बाई 54000। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को मिला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस मीन्स ये जो p है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p इंटू ये जो वैल्यू है वो कितना आया 64800, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 54000। दिस इज इक्वल टू 54000। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आता है 45,000। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सवाल बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द फॉलोइंग ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 15 सेंटीमीटर, ए सी इज़ 12 सेंटीमीटर। ये ए बी सी में तीनों साइड्स के लेंथ दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि बी सी पर एक पॉइंट है डी, जहाँ ये इस तरह से पॉइंट है कि ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो आपको ये बताना है कि ए डी कितना होगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ए डी बाई ए बी जो होगा ये इक्वल हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई बी सी के। तो बहुत आसानी से यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए डी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए सी कितना है 12 इंटू ए बी कितना है 7 डिवाइडेड बाई बी सी कितना हो जाएगा 15। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, ये 3 4 जा 12 and 3 5 ja 15, so this will be equal to 5.6 centimeter. So correct option is A. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे एक स्टूडेंट ने अभी से 3-4 दिन पहले दिया था और उसने ये कहा कि उसने YouTube पे लगभग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खोज लिए, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि सॉल्यूशन वो नहीं खोज पाया। तो सर प्लीज़ जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और बल्कि अगर सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने का ये प्रयास किया है। ठीक है, और इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्लास वेसेस वेयर टू बी प्लेस्ड टू बी पैक्ड 1 each in 10 boxes marked glass. 12 brass vases were to be packed 1 each in 12 boxes marked brass. 4 vases and boxes got mixed up. A customer orders 1 glass and 1 brass vase and is sent appropriately marked boxes. The chance that the customer does not get the ordered vases in correctly marked boxes is, ऑप्शंस हैं आपके 4/5 है, 5/6 है, 2/3 है, 1/3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 कांच के फूलदान हैं जिनको कि 10 डब्बों में पैक करने हैं, हर एक में एक फूलदान रखते हुए, और जिन डब्बों में इसको पैक करने हैं उन सभी डब्बों के ऊपर में ग्लास लिखा हुआ है।
इसी तरह से 12 जो है वो ब्रास के फूलदान हैं और उनको 12 अलग अलग डब्बों में पैक करने हैं, और जिन डब्बों में ब्रास वाले फूलदान को पैक करने हैं उन डब्बों के ऊपर में ब्रास लिखा हुआ है। ये ध्यान रहे कि हर एक डब्बे में एक ही फूलदान रखना है। तो पैकिंग के क्रम में ऐसा होता है कि 4 जो फूलदान हैं और डब्बे वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि एक कस्टमर ऑर्डर करता है एक ग्लास के फूलदान और एक ब्रास के फूलदान को, और उसे जो है दे दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि एंड इज सेंट अप्रोप्रिएटली मार्क्ड बॉक्सेस। ठीक है, जो जैसा भी फूलदान मार्क बॉक्सेस में है, जैसे कि ब्रास वाले में ये ज्यूम किया जा रहा है कि ब्रास है, या उसमें जो है कांच वाले में कांच है, तो उसको जो है दे दिया जा रहा है, दोनों में से एक एक। ठीक है, अब क्या है कि आपको पूछा जा रहा है कि द चांस दैट द कस्टमर डज नॉट गेट द ऑर्डर्ड वैसेज इन करेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस इज, ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। 4 डब्बे और जो फूलदान हैं वो आपस में गड़बड़ हो रहे हैं। तो शुरू वाले सिचुएशन में देखिए, जबकि 10 बॉक्सेस हैं ग्लास के, ठीक है, तो और ये दूसरे वाले सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे देखिए कि ब्रास वाले जो है 12 हैं, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 2/10 + 2/12 माइनस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 120। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 120, और यहाँ हो जाएगा 24 + 20 - 4, मतलब कि ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 120। ये कैंसिल होकर के 1/3 हो गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो CSIR नेट के क्वेश्चन होते हैं ये कोई बहुत लेंदी किस्म के नहीं होते हैं, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है वो हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनवर, भारती, कॉलिन एंड तरुण commute by different modes of transport, namely cycle, auto rickshaw, bus and train. The initials of the mode of transport and the name of person match in exactly 2 cases. इसका मतलब ये होता है कि अनवर के नाम के आगे जो A है, भारती के नाम के आगे B, कॉलिन का जो फर्स्ट लेटर है वो C, और तरुण का जो फर्स्ट लेटर है वो T। यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है वो यहाँ पे देखिए साइकिल है, साइकिल का फर्स्ट लेटर C है, ऑटो रिक्शा का A है, बस का B है और ट्रेन का T है। तो एग्जैक्टली 2 सिचुएशंस में ये जो फर्स्ट लेटर हैं नाम के और जो सफ़र का जो साधन है, ठीक है, इसका, तो एग्जैक्टली 2 केसेस में ये इसके फर्स्ट लेटर्स मैच कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर तरुण जो है, इफ़ तरुण ट्रेवल्स बाय ट्रेन एंड कॉलिन राइड्स नाइदर एन ऑटो रिक्शा नॉर अ बस, देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ दिया हुआ है कि तरुण जो है वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है, कॉलिन जो है वो ना तो ऑटो रिक्शा से और ना ही बस से सफ़र करता है। तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो नाम हैं लोगों के वो लिख लेते हैं। पहला नाम है अनवर, दूसरा नाम है भारती, तीसरा नाम है कॉलिन और चौथा नाम है तरुण। तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसके मुताबिक तरुण जो है वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है, कॉलिन जो है वो ना तो बस से सफ़र करता है और ना ही ऑटो रिक्शा से सफ़र करता है। इसका मतलब क्लियर है कि वो साइकिल से सफ़र कर रहा है। तो 2 केस में तो यहाँ पे मैच कर गया C, T। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो मैचिंग नहीं होना चाहिए।
तो अनवर जो है वो निश्चित तौर पे बस से सफ़र करेगा और जो भारती है वो ऑटो रिक्शा से सफ़र करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ये क्या है, अनवर राइड्स एन ऑटो रिक्शा, नहीं ये नहीं होगा। अनवर राइड्स अ बस, हाँ ये सही है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा जा रहा है कि राइस प्रोडक्शन इन 6 स्टेट्स A, B, C, D, E and F in 2 consecutive years are shown in the diagram in linear scale. Among the states that show a fall in production in the draft year, the maximum and minimum relative fall was respectively in states. और 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो ग्राफ जो है, ग्राफ को देख करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ग्राफ में ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो मैक्सिमम फॉल है प्रोडक्शन में वो स्टेट डी में है और जो मिनिमम फॉल है प्रोडक्शन में वो स्टेट एफ में है। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोगों को, बस ग्राफ देख करके आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अब हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर ₹10 लाख, साइज इन कैरेट इज़ हियर। यहाँ पर जो है रेट लिखा हुआ है कि पर कैरेट के हिसाब से क्या रेट है किस साइज के डायमंड के लिए, और यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कौन से साइज का जो डायमंड है वो कितने पीस स्टॉक में मौजूद है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो आप कितने मैक्सिमम कितने डायमंड्स आप खरीद सकते हैं। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि ये मैक्सिमम डायमंड्स या कोई भी चीज़ आप मैक्सिमम तभी खरीद पाते हैं जबकि रेट कम हो। तो सबसे कम रेट वाला जो है वो ये है। इसका पर पीस का क्या रेट होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है कि पर कैरेट जो है वो आपको 1 लाख रुपए लग रहे हैं, और ये कितने कैरेट का है, 0.25 कैरेट का। मतलब एक पीस में कितना दाम लगेगा, 25,000 रुपये दाम लगेगा। ठीक है, तो 25,000 दाम लगेगा एक पीस का, तो 20 पीस में कितने लगेंगे, 25,000 गुना 20 मतलब 5 लाख रुपया। ठीक है, तो 5 लाख रुपया आपको लगा, ये पूरा का पूरा आपने स्टॉक खरीद लिया। फिर इसके बाद जो आपको मिलता है वो है आसान वाला या कहें सस्ता वाला, वो है 0.5 कैरेट का जो है डायमंड। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या रेट है, ये 1 कैरेट का 2 लाख रुपए लग रहा है, तो 0.5 कैरेट का दाम हुआ 1 लाख रुपया। मतलब एक पीस का जो दाम आपको लग रहा है वो 1 लाख रुपया लग रहा है एक पीस का। 10 पीस इसके मौजूद हैं। ठीक है, तो 5 लाख तो आप खर्च कर चुके हैं, आपके पास 5 ही लाख बचा हुआ है। मतलब आप 5 डायमंड और ख़रीद सकते हैं इसमें से, तो आपका ये 5 लाख पूरा हो जाएगा। तो 5 डायमंड इसमें से ख़रीदा हमने और इसमें से हमने ख़रीदा मान लीजिए 20 डायमंड। तो टोटल कितने डायमंड हम लोगों ने ख़रीदे, 25 डायमंड। 10 लाख रुपए में मैक्सिमम जो हम लोग डायमंड खरीद सकते हैं वो है। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फॉर अ डिजीज़ एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 अदर्स ऑन द 5th डे एंड रिकवर्स। On an average, men and women are infected in the proportion 4:1. The total number of women who were infected by the end of 35 days is closest to, और ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सवाल को पहले समझ लेते हैं। कोई एक संक्रमण की बीमारी है जिससे कि लोग संक्रमित हो रहे हैं और महिलाएं इससे कम संक्रमित हो रही हैं, पुरुष ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं।
तो पुरुष और महिलाओं के संक्रमण होने की जो अनुपात है वो है 4 और 1 का। तो इस बीमारी में खासियत ये है कि हर इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अगले 3 को इन्फेक्ट कर दे रहा है, लेकिन 5वें दिन जैसे पहुंच रहा है, वो 5वें दिन क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन रह रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और फिर वो जो 3 संक्रमित बच जाते हैं, फिर वो अगले दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि 35 दिन के अंत में टोटल कितने महिलाएं संक्रमित हो चुकी थीं। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से कि कोई एक सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत आसान सा एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ इस तरह से एक डायग्रामेटिक वे में क्वेश्चन को पहले समराइज करते हैं। पहले दिन मान लीजिए कि एक आदमी संक्रमित होता है, दूसरे दिन मतलब जो 5वां दिन होगा, 5वें दिन में 3 आदमी संक्रमित होंगे, 10वें दिन में संक्रमण कितने लोगों तक पहुंच जाएगा, ये जो 10वें दिन के अंत में जो संक्रमित लोगों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर। फिर 15वें दिन में ये 3 क्यूब, फिर 20वें दिन में ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4, 25वें दिन में 3 टू द पावर 5, और 30वें दिन में 3 टू द पावर 6, 35वें दिन में ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7। तो टोटल कितने लोग संक्रमित हुए 35 दिन के अंत तक में, इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका सम हो जाएगा 3 टू द पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है कि हमें क्या निकालना है कि महिलाएं कितनी संक्रमित हुई। तो महिलाओं का जो अनुपात है, देखिए ये 4 और 1 के अनुपात में ये लोग संक्रमित हो रहे हैं, पुरुष और महिलाएं। तो महिलाओं की कुल संख्या कैसे निकलेगी, 1 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे इसमें, तो ये रिक्वायर्ड नंबर आपको निकल जाएगा। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 3 टू द पावर 8, आप सभी को पता होगा ये 65 61 इतना होता है, फिर -1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये हो जाएगा इंटू 1/5। तो ये आप बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद में ये कितना आता है, ये 656 आता है। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि the maximum tolerable exposure time for noise is given to be about 8 hours at 85 decibel and 90 seconds at 110 decibel. Assuming linear noise tolerance response of the ear, an increase of 3 decibel in noise level in this range would reduce the exposure time by roughly, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है सवाल में कि जो मैक्सिमम जो सहने की क्षमता है समय के टर्म्स में, कि कितनी ड्यूरेशन तक आप शोर को सह सकते हैं, उसको यहाँ पे नॉइस लेवल के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि वो लीनियर रूप से वैरी कर रहा है। और ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम है नॉइस के लिए, अगर नॉइस 85 डेसिबल पर है तो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम 8 घंटे का है, और अगर नॉइस 110 डेसिबल पर है तो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम जो है वो 90 सेकेंड्स का है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम जो है वो नॉइस लेवल के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि
नॉइस लेवल में 3 डेसिबल का इंक्रीज़ किया जाए तो एक्सपोजर टाइम लगभग कितना घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लीजिए कि हमने जो मैक्सिमम टॉलरेबल टाइम है एक्सपोजर टाइम, उसको हमने इधर वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया, और जो नॉइस है n उसको हमने इधर की तरफ प्लॉट किया। मान लीजिए कि ये जो मैक्सिमम टॉलरेबल टाइम है वो उसके और n के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये क्वेश्चन के मुताबिक एक लीनियर ग्राफ आता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होगा। चूँकि नॉइस बढ़ने से जो सहने की जो क्षमता होगी वो आदमी ज़्यादा देर तक नहीं सह सकेगा, ये t जो है वो घटता जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा। इसका स्लोप हो जाएगा यहाँ पे आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एन। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 घंटे है, मतलब कि 8 गुना 60 इतना मिनट हो गया। फिर माइनस ये जो टाइम है 90 सेकेंड्स, इसका मतलब होता है 1.5 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया इतना मिनट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो नॉइस लेवल है वो क्या है, तो नॉइस लेवल यहाँ पे जो चेंजेस आएगा नॉइस लेवल में वो हो जाएगा ये 85 माइनस 110 डेसिबल, ठीक है। तो स्लोप हमने निकाल लिया। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये डेल्टा एन दिया हुआ है कि ये 3 डेसिबल है, ठीक है, तो आपको डेल्टा टी बताना है। मतलब डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 480 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई माइनस 25 मिनट पर डेसिबल। और ये जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो डेल्टा टी का वैल्यू आता है माइनस 57.42 सेकेंड। यहाँ माइनस साइन इस बात को बताता है कि नॉइस लेवल बढ़ने से जो मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम है वो घट रहा है। और कितना घटा, तो ये 57.42 सेकेंड्स घटा। इसका मतलब कि ये करीब है आपके 60 मिनट के, तो इसलिए ये आपका 60 मिनट इसका सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्स x एंड y विथ टाइम is given below, assuming constant acceleration for each car, which of the following graphs shows that x had higher acceleration than y। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए। ऑप्शन नंबर 1 से ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि x जो है वो रुका हुआ है, मतलब कार x रुकी हुई है और कार y जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 में कि कार x और कार y दोनों ही कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। इस ग्राफ 3 में आपको ये दिख रहा है कि ऑप्शन 3 में आपको ये दिख रहा है कि y का जो एक्सेलरेशन है वो x के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इस ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा है कि जो x का एक्सेलरेशन है वो y के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। इसलिए चूँकि यहाँ पे जो घुमाव है x वाले कर्व का वो ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से ये मुड़ रहा है y के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सवाल है। इसमें ये आपको कहा जा रहा है कि PQRS ये एक रेक्टेंगल है और ये इंस्क्राइब्ड है एक 1/4 सर्कल में, ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। ये जो शेडेड रीजियन है, इस शेडेड रीजियन का जो एरिया है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, मतलब ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है। तो
तो आपको इस क्वार्टर सर्कल का मतलब इस चौथाई सर्कल का आपको एरिया निकालना है। तो ये एक ट्रायंगल है जैसा कि आप देख रहे हैं PQS, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 6 इंटू ये आपका ये PS हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेल्टा दिया हुआ है कि 24 है, और ये कैंसिल होकर के आपका 3 इंटू PS हो गया। मतलब PS का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 24/3 मीन्स 8। तो PS हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर है ना, ऐसा हमने PS को कैलकुलेट कर लिया, 8 सेंटीमीटर आया। अब हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि इस क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा। तो हम लोगों को इसके लिए रेडियस पता करना होगा इस सर्कल का, या कहें कि जिस सर्कल का ये हिस्सा है क्वार्टर सर्कल, उस सर्कल का रेडियस हमें पता करना होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा कि PR जो है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका PR है, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है ना। तो ये रेडियस के इक्वल है, मतलब ये क्या है, ये डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, और दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। मतलब कि ये जो लेंथ होगा ट्रायंगल का, ये वाला लेंथ इस साइड का, वो रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 64 प्लस 36, मतलब ये 100 हो गया आपका। ठीक है, या कहें कि ये 10 हो गया। तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आया 10। ठीक है, तो अब इस चौथाई सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, πr² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 10²/4, मतलब 25 पाई। ठीक है, तो ये आंसर हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें एक ट्रेपेजियम दिखाया गया है, समलंब चतुर्भुज है ना, और इसमें जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ दिया हुआ है, एक A है दूसरा B है, और इस साइड का जो है, इस साइड के साथ जो एंगल बन रहा है वो आप देख सकते हैं थीटा है। जो सर्कल है उसका रेडियस R है। तो आपको ये बताना है कि इस ट्रेपेजियम का या समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि समलंब चतुर्भुज का या ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एरिया का फार्मूला हो गया ट्रेपेजियम के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे, A प्लस B हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, ये रेडियस R है, तो यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, एरिया हो गया A प्लस B इंटू R, A प्लस B इंटू R। तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम एन इनिशियली फुल बकेट वाटर इज ड्रिपिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉटम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बकेट विथ वाटर, और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि रिमेन्स स्टेशनरी, फिर सेकंड ऑप्शन है मूव्स अपवर्ड ऑल द वे, तीसरा है मूव्स डाउनवर्ड ऑल द वे, और चौथा ऑप्शन है मूव्स डाउनवर्ड फर्स्ट एंड देन मूव्स अप। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पूरा भरा हुआ बाल्टी दिया गया है, और ये मान लीजिए कि शुरू में पूरी तरह से भरा हुआ है पानी से। अब क्या है
कि नीचे इसके पेंदे में एक छेद है और यहाँ से ये पानी जो है वो गिर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस तरीके से वो वैरी करेगा उसका पोजीशन, उसी पे ये सवाल आधारित है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब ये बाल्टी पूरी तरह से भरी हुई रहेगी उस समय सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ कहीं बीच में होगा सेंटर पे, और जब ये बाल्टी जो है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ, ये बाल्टी में से पानी आता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस है कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। जब बाल्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, उस सिचुएशन को ज़रा आप गौर से देखिए, जब बाल्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी उस समय फिर से जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे चला जाएगा जिस जगह पर कि ये पूरा भरा हुआ बाल्टी था। तो इससे ये पता चल रहा है कि शुरुआत में जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास था आखिरी में भी सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है पानी गिरने की वजह से, कुछ देर के बाद ये निश्चित तौर पे फिर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा कि मूव्स डाउनवर्ड फर्स्ट एंड देन मूव्स अप। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन 4 सही ऑप्शन है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row. E and B are sitting adjacent to each other. F is sitting between D and G. If C is sitting 4 places left to F, who among the following cannot be sitting at the center? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 7 पर्सन्स हैं, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G, ये सातों को एक पंक्ति में बैठाना है, एक रो में बैठाना है, और ये इस तरीके से बैठाना है कि E और B एकदम से अगल बगल हों। ठीक है, ये पास पास बैठें, या तो E यहाँ पहले लिख सकते हैं और B को बाद में, या फिर B को पहले लिख दीजिए E को बाद में। ठीक है, दोनों ही तरीके से ये पॉसिबल है बैठाना। अब जो है एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। ठीक है, और तीसरा इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि C इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट टू F। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डायग्राम में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे F का पोजीशन को फिक्स कर लिया। मान लीजिए कि F यहाँ बैठा हुआ है, तो F जो होगा ये बीच में है और किनारे में कौन कौन से हैं, D और G है। ठीक है, F जो है वो बीच में है और DG जो है वो किनारे किनारे है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि E और B जो है वो साथ साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, और C जो है वो 4 प्लेसेस लेफ्ट पे है, मतलब कि जहाँ पे F है वहाँ से 4 प्लेसेस लेफ्ट हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर C है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे जो पोजीशन, यहाँ पे F जो होगा, F तो चूंकि बीच में है D और G के, मतलब इस पोजीशन पे क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे D आ सकता है या फिर G आ सकता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब D आएगा तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, G आ जाएगा, और जब यहाँ पे G आएगा इस पोजीशन पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि जो E और B है वो साथ साथ हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 पोजीशन जो है वो तो ऑक्यूपाई हो गया है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 6 पोजीशन। यहाँ पे ये 2 पोजीशन जो है वो साथ साथ हैं। ठीक है, अब एक जो बचा हुआ पोजीशन है 7वां पोजीशन, उसको आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम लोग इस 7वें पोजीशन को यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब कि अगर A को इधर की तरफ लिखते हैं, ये केस 1 हुआ। ठीक है, केस 2 में क्या हो जाएगा कि A को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले केस 1 कंसीडर करते हैं। केस 1 के मुताबिक यहाँ पे हमने A को लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगल बगल में जो है ये कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं E और B, मतलब यहाँ पे अगर E होगा तो यहाँ पे B होगा, यहाँ पर अगर B होगा तो यहाँ पर E हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी बीच में कौन कौन सा आ रहा है,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 इधर से हटा देंगे और 1 2 3 इधर से हटा देंगे, ठीक बीच में आपको ये मिल रहा है, मतलब G और D जो है वो बीच में आ रहा है। और आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो सेंटर पे नहीं है इसमें से, ठीक है। तो बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, जब ए इस साइड में है तो उस समय बीच में या सेंटर पे कौन कौन से आ रहे हैं, G आ रहा है और D आ रहा है। तो ये दोनों तो ऑप्शंस पहले ही कट गए। अब एक काम करते हैं हम लोग, ए को उस पोजीशन से हटा करके मान लेते हैं कि ए जो है वो इधर के पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो इस केस में जो है सेंटर पे कौन सा आएगा, यहाँ पे 1 2 3 इधर से हमने हटाया, 1 2 3 इधर से हटाया, तो सेंटर पे आ गया ई और बी, ठीक है। तो इसमें से बी जो है वो सेंटर पे आ गया, मतलब ये हट गया। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, एफ। एफ जो है वो कभी भी सेंटर पे नहीं आएगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पता करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 साइक्लिस्ट्स P, Q and R मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ in the same direction with speeds 18, 27 and 36 km per hour respectively. The circumference of the circular path is 5.4 km. After a lapse of how much time would they all meet at the starting point again? और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक डायग्रामेटिक वे में कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है और इस पॉइंट से P, Q और R इन तीनों ने जो है चलना शुरू किया, तीनों साइक्लिस्ट ने, और तीनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके मान लीजिए कि चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि कितने देर के बाद ये फिर से वापस यहाँ पे आकर के मिलेंगे, यही आपको बताना है। तीनों का स्पीड आपको दिया गया है। तो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि यहाँ पे P जो है वो एक राउंड पूरा कंप्लीट लेने में कितना समय लगाता है। तो P के लिए वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ये किस स्पीड से चल रहा है, 18, मतलब ये हो गया आपका 18 मिनट, ठीक है। Q जो है वो कितना समय ले रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मिनट। और R कितना समय लेगा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 36, मतलब ये आपका हो जाएगा 9 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब सवाल बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि P जो है जितने देर में, यहाँ P, Q और R तीनों के लिए हम लिखते रहे कि ये कितना समय ले रहा है एक राउंड में, एक राउंड में ये 18 मिनट ले रहा है, ये एक राउंड में कितना समय ले रहा है 12 मिनट, और ये एक राउंड में कितना समय ले रहा है 9 मिनट। तो देखिए ये जो है 2 राउंड जितने देर में लेगा, 2 राउंड, ठीक है, उतने देर में मतलब 36 मिनट में ये वापस उसी जगह पर जाएगा। ये 3 राउंड ले करके 36 मिनट में वापस उसी जगह पर जाएगा, और ये 4 राउंड ले करके वापस उसी जगह पर जाएगा, मतलब कि तीनों जो है साइक्लिस्ट वो वापस उस जगह पर मिलेंगे 36 मिनट के बाद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि सप्लाई ऑफ अ फूड टू अ कम्युनिटी इज़ रिड्यूसिंग एट अ कांस्टेंट रेट as a result of which the population is dying out. Ignoring other factors, which of these statements can be made about the long-term trend for the population? और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है it will eventually die out completely. सेकेंड ऑप्शन है it will stabilize at a non-zero number. थर्ड ऑप्शन है it will increase after reaching a minimum. और फोर्थ ऑप्शन है it will fall and rise repeatedly. तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम लोग। किसी समुदाय में भोजन की जो सप्लाई है वो लगातार घट रही है एक कांस्टेंट रेट से,
और जिसके वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जा रही है। तो बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए जो हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए, मतलब लंबे समय के बाद किस तरह की स्थिति होगी पॉपुलेशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी बल्कि एक किसी नॉन ज़ीरो नंबर पे जा कर के स्टेबलाइज हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि ये एक मिनिमम तक जाने के बाद में फिर से जो है बढ़ना शुरू कर देगी। और चौथा ऑप्शन है कि पॉपुलेशन घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, इस तरह से रिपीटेडली ये चलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सप्लाई को हम लोग इस लिखें और इसे हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करें और एक्स एक्सिस के अलोंग मान लीजिए कि हम लोग टाइम को प्लॉट करें, तो जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक कांस्टेंट रेट से सप्लाई घट रही है समय के साथ। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होगा, वो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह का है तो निश्चित तौर पे बहुत दूर तक अगर हम लोग लेकर के जाएं इस समय को, तो लंबे समय में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहां पर कि टी के जिस वैल्यू के लिए जो है एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टी के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है सप्लाई पूरी तरह से 0 हो जाएगी। और सप्लाई पूरी तरह से 0 होने का सीधा मतलब ये है कि उस कम्युनिटी को भोजन नहीं मिल पाएगा और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो लंबे समय के बाद जो पिक्चर सामने आएगी वो ये होगा कि इट विल इवेंचुअली डाई आउट कम्प्लीटली। मतलब ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि a marksman had 4 successes in 6 attempts. What is the probability that he had 3 consecutive successes? And options are 9 by 15, 12 by 15, 13 by 15 and 6 by 15. तो इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक निशानेबाज है जो 6 बार अटेम्प्ट लेता है और उसमें 4 बार उसे सक्सेस मिलता है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 लगातार बार जो है वो उसे सक्सेस मिलता है। तो यहाँ इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, NE डिवाइडेड बाई NS। हम लोगों को यहाँ NE और NS दोनों फाइंड करने हैं और फिर सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं कि टोटल कितने बार सक्सेस मिला, 4 बार, और 2 बार फेलियर मिला। इसको आपस में हम लोग कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, वही आपका NS होगा। तो NS हो गया आपका ये फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30 बाई 2 मीन्स 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और NE निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कितनी बार जो है वो 3 S एक साथ आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 S को आप एक साथ लिख दीजिए, एक को अलग लिख दीजिए, 2 को इधर आप लिख दीजिए F को। तो अगर इसको और इसको मैं अलग अलग एज्यूम करूं तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। लेकिन इसको अगर मैं मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें कि ये पहले आ रहा है और इसके ठीक बाद ये S आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
इस तरह से अगर ये सिंगल एस पहले आ जाए और बाद में ट्रिपल एस आवे तो हम लोग इसे सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक बार जो है काउंटिंग हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना। तो उस एक्स्ट्रा काउंटिंग को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना। जितनी बार कि एस एक साथ आता है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और यही आपको NE होता है। तो NE जो है वो इतना हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 × 3 मीन्स 12 माइनस ये हो जाएगा 3 मीन्स ये हो गया आपका 9। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 15, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि द स्कोर्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप ए in an examination are 38, 45, 42, 58, 62 and 55. In the same examination, the scores of 6 students of group B of size 7 are 38, 41, 44, 46, 49 and 52, where the score is missing, where one score is missing. If the arithmetic mean of the scores of the two groups are same, then what is the missing score? इस क्वेश्चन में ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को ज़रा ठीक से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। यहाँ देखिए ये 50 से 12 कम है, ये 50 से 12 ज़्यादा है, ये 50 से 5 कम है, ये 50 से जो है ये 5 ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये 50 से 8 कम है और ये 50 से 8 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा दिया हुआ है इसका अरिथमेटिक मीन कितना है 50 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 50 के अबाउट में, मतलब 50 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना डेविएशंस हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक है आपका 50 के रिस्पेक्ट में, जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे डेविएशन तो -12 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -4, फिर यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है। और एक जो डाटा है हम लोगों को यहाँ पे मिसिंग है सेकंड वाले ग्रुप में, तो मान लीजिए कि वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो डेविएशन आएगा वो इसके लिए जो डेविएशन आएगा वो x - 50 होगा, और फिर इन सब को सम करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इससे हम लोगों को x कितना मिल जाएगा, ये 50 उधर गया तो ये प्लस हो गया, और इधर से आपका जो है 9 + 1 10 और ये 6 4 10 और फिर यहाँ पे ये 10, मतलब -30 इधर है तो वो उधर जाएगा, तो 30 मीन्स कि आपको x का वैल्यू मिला 80, जो कि ऑप्शन 1 है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि अ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर इनक्लोजिंग एन एरिया m. इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल द एरिया इनक्लोज्ड विल बी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक वायर है जो कि एक स्क्वायर के फॉर्म में है और उसका एरिया m है, तो ऑब्वियसली इसका जो साइड लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, √m। तो इस वायर की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 × √m, ठीक है, जो कि इस वायर की लंबाई होगी। और इसको मोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल का पेरीमीटर इस लेंथ के इक्वल होगा, मतलब 2πr जो होगा वो इसके इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग r कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √m डिवाइडेड बाई पाई, ये हम लोगों को r का वैल्यू मिल गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सर्कल बना उसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब आपको πr² कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा पाई × 4 × m डिवाइडेड बाई π²। तो पाई से पाई कट गया, तो ये हो जाएगा 4m/π, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 km/h
and the time of flight increased by 30 minutes. What was the scheduled duration of the flight? तो क्वेश्चन के मुताबिक जो है सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि v जो है वो एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो अगर v एवरेज स्पीड है तो जो शेड्यूल्ड टाइम होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई v, ये आपको बताना है, ठीक है। 600 बाई v ये आपको बताना है। और दिया क्या हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि ये जो 600 डिवाइडेड बाई v है ये इक्वल है, या कहें कि दिस इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई v माइनस 200, फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस 1/2। 1/2 जो आया वो 30 मिनट्स के लिए हाफ आवर को हमने लिखा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और आपको ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, है ना। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये v का जो वैल्यू आता है एक्सेप्टेबल वैल्यू वो हो जाएगा 600, ठीक है, 600 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए जो शेड्यूल्ड टाइम t होगा वो हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 600 मीन्स 1 आवर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। फिर हम लोग इसके दूसरे पार्ट, सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट के साथ जो है दूसरे वीडियो में मिलेंगे।